चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझेंगे और इस पर देखेंगे कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है ना, तो बच्चे बहुत ही डर जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि न्यूमेरिकल्स हमारी बस की बात नहीं है। तो देखिए, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस, सारे समस्याओं का समाधान प्रैक्टिस है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप रेडी होते हो और अगर अच्छी समझ हो गई है कॉन्सेप्ट की, तो आप इसको बना सकते हो। तो चलिए, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है, बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, करंट इक्वल टू वॉट, ये आपको पता करना है, ठीक है। अब ये वोल्टेज कितना ले रहा है, तो ये 220 वोल्टेज ले रहा है। तो गिवन आपके पास दिया हुआ है 220 वोल्ट का। इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज़ इतना, यानी कि देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, और जो बल्ब में लगा हुआ फिलामेंट है उसका रेसिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर आर दिया हुआ है, दैट इज़ 1200 ओम। ओम लगा हुआ है तो रेसिस्टेंस, ये क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन तो एक ए पार्ट पे यही पे क्या पूछ लिया कि करंट बता दीजिए क्या है। मुझे लगता है कि हर बच्चा इसको बता सकता है। कैसे बता सकता है, क्योंकि देखिए वोल्टेज है, रेसिस्टेंस है, करंट है। ओम्स लॉ आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर कहता है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि करंट जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें कि करंट, मान लीजिए कि ये वाला हमको फाइंड आउट करना है, तो ये वोल्टेज यहीं पर रहने देंगे। ये जो रेसिस्टेंस है वो ये इनटू में है करंट के साथ, इस ओर आके ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, करंट का वैल्यू मिलेगा। अब क्या करना है, वोल्टेज आपके पास कितना है, तो वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो इसको आप 220 वोल्ट यहाँ पे रख दीजिए। और रेसिस्टेंस आपका कितना है, तो रेसिस्टेंस आपने देखा 1200 ओम है। अब कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन इसको और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो ये कट गया। उसके बाद अब हम लोग का क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए 2 का टेबल से इसको कट कर सकते हैं और ये इतना आ सकता है, ठीक है। अभी इसको डेसिमल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में भी जा सकते हैं, या फिर इसको इस पार्ट को भी रख सकते हैं। तो ये आपको क्या दे देगा, करंट। और करंट क्या होता है, एम्पियर में हुआ करता है। करंट क्या होता है, एम्पियर में हुआ करता है। तो ये करंट का वैल्यू निकल गया। अब इसका डिवीज़न करेंगे तो इसका हम लोग देखेंगे कि डेसिमल फॉर्म में भी आ सकता है। तो बहुत ही ईजी रिलेशनशिप से हम इसको फाइंड आउट कर ले रहे हैं। बी वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट ही दे रहे हैं। और फिर ऐसी सिचुएशन में क्या पता करना है, करंट पता करना है। इस बार क्या बदल गया, पहले क्या था, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट था, ठीक है, रेसिस्टेंस के तौर पे, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा आप दिखाई दे रहा है, यानी 1200 ओम। और इस बार क्या हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर आपने लगा दिया, इलेक्ट्रिक कॉइल लगा दिया, उसका कितना दिखा रहा है, रेसिस्टेंस 100 ओम। तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट पे क्या असर होगा, कॉन्सेप्ट क्या आपने पढ़ा था, अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा। चलिए इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, एनसीईआरटी मास्टर चीज़ है। ये आपको ये भी समझाएगा कि आप सिर्फ इसको न्यूमेरिकल समझ के ना बनाएं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें जो आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया गया है। तो देखिए, मैं फिर से सारा स्टेप बाय स्टेप अभी यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला वाला केस में हम लोग यहाँ पे देखिए, ओम्स लॉ हम लोगों ने अप्लाई किया। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, ओम्स लॉ अगर हम लोग देखते हैं तो V इक्वल टू आई आर कहता है।
जिसमें से आर आई को हमको यहाँ पे फाइंड करना, आई को, तो आई को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू आई। ये समझ में आया? हाँ। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करंट का वैल्यू पता कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अभी पहला केस में क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब ले रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक बल्ब कितना वोल्टेज ले रहा है, तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब कितना वोल्टेज ले रहा है, 220 वोल्ट ले रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब कितना वोल्टेज ले रहा है, 220 वोल्ट ले रहा है। अब इसमें बल्ब फिलामेंट लगा हुआ है जो रेसिस्टेंस का जैसा काम करेगा। तो आर मेरा कितना दिया हुआ है, 1200 ओम दिया हुआ है, तो हमने ये पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूला पे हम पुट करेंगे करंट निकालने के लिए। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लिए। वोल्टेज हमारे पास कितना था, 220 वोल्ट, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे मेंशन था। उसके बाद रेसिस्टेंस कितना था, 1200। करंट कितना हो गया, तो करंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.1833 एम्पियर आया। क्लियर? करंट आपका कितना आया, 0.1833 एम्पियर आया। ठीक है। तो लगभग इतना करंट ड्रॉ करेगा बल्ब का जो फिलामेंट है वो। अब दूसरा पार्ट में आते हैं। तो दूसरा पार्ट में भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट। अब यहाँ समझने की बात क्या है, आपको वोल्टेज देखिए शुरू में बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 220, और अभी भी जो आपका हीटर कॉइल है उसको भी कितना मिल रहा है, 220 ही वोल्ट मिल रहा है। लेकिन बदल क्या गया, बदल गया रेसिस्टेंस। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक बल्ब था, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस 1200 था। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, हीटर कॉइल हुआ है जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है। तो अब फिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या निकालना है, हाउ मच करंट, तो करंट ही निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट हम फिर से निकाल लेंगे। तो ये वाला जिसमें वोल्टेज आप देखिए हीटर कॉइल में 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, रेसिस्टेंस 100 हुआ, फिर से हम इस ओम्स लॉ फार्मूला को यूज किए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वोल्टेज 220 हमने रख दिया, फिर यहाँ पे 100 रख दिया, डिवाइड किया तो क्या हो गया, 2.2 एम्पियर करंट हुआ। कुछ नोट करने की बात है, क्या वोल्टेज तो दोनों सिचुएशन में क्या है, सेम है ना, सेम है कि नहीं है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक बल्ब में देखा जाए तो 1200 रेसिस्टेंस था और इसमें रेसिस्टेंस कम हो गया, किस में, हीटर कॉइल में। यहाँ 100 ओम ले रहा है और यहाँ 1200 ले रहा है। तो देखिए जहाँ रेसिस्टेंस ज़्यादा था करंट क्या हो गया, घट गया। करंट कितना हो गया, 0.1833 एम्पियर हो गया। अब देखिए जहाँ पे आपका हीटर कॉइल था, हीटर कॉइल का रेसिस्टेंस घट गया, तो करंट क्या होगा, बढ़ना चाहिए। तो देखिए करंट क्या हो गया, बढ़ गया आपका 2.2। ठीक है। तो यही एक रिलेशनशिप क्या कहना चाहता है, कि स्मार्ट पॉइंट आपको क्लियर कर रहा है कि अगर करंट, मान लीजिए रेसिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट क्या होगा, घटेगा, उल्टा काम करेगा। जाहिर सी बात है अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कॉलिजन करेगा, ज़्यादा कॉलिजन करेगा तो फ्लो करने में दिक्कत होगा, और जब वो ठीक से फ्लो नहीं करेगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा, और रेसिस्टेंस अगर घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपसे यही कह रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, करंट इज इक्वल टू वी आर हो गया। मतलब क्या हो गया, कि करंट इज इक्वल टू 1/R(V), यानी कि यहाँ उल्टा काम करेगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिला कि रेसिस्टेंस 1200 जब मैंने दिया, वोल्टेज सेम है दोनों में, और यहाँ पे रेसिस्टेंस 100 दिया, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो गया देखिए, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज़्यादा दे दिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक, बात समझ में आ हाँ। गई। ओके। तो ये एक बहुत ही बेहतर था प्रश्न, इसको आप जल्दी से पहले अपने कॉपी में बना लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए ये आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है 11.4, और ये क्वेश्चन को समझने की क्वेश्चन आपसे बेसिकली क्या बात करता है, द पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, अभी यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर, ये रेसिस्टेंस के तौर पे आप देखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है जिससे आप आयरन करते हैं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, और यहाँ V लगा हुआ है लास्ट में तो आप समझ गए होंगे। तो 60 वोल्ट क्या है, वोल्टेज है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रिक हीटर, 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू इतना। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत स्मार्ट तरीके से समझाएगा आपको। अब ये कह रहा है कि अभी मैंने इलेक्ट्रिक हीटर लिया, जो रेसिस्टेंस के तौर पे आप किसको देखोगे, इलेक्ट्रिक हीटर को देखोगे। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको शुरू में मैंने लगाया 60 वोल्ट बैटरी के साथ, पावर इसको 60 वोल्ट दे रहे थे, तो कितना करंट ये लिया, 4 एम्पियर। अब कह रहा है कि अब करंट क्या होगा अगर हम वोल्टेज को 60 वोल्ट से वोल्टेज को क्या बढ़ा देंगे, 120 वोल्ट में, यानी जस्ट दुगुना कर देंगे। तो अगर हम वोल्टेज को दुगुना कर रहे हैं, नोटिस करना, पहले कितना वोल्टेज है, 60 वोल्ट है, अभी कितना है, 120 वोल्ट है। तो वोल्टेज क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या 4 एम्पियर ही रहेगा, या 4 एम्पियर से कम हो जाएगा, या 4 एम्पियर से बढ़ जाएगा, यानी करंट किस तरह से देगा, अब इसी की जांच करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पर भी देखिए रिलेशनशिप बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट है, ये तो दिया हुआ है, हमने लिख लिया। करंट कितना ले रहा है, 4 एम्पियर ले रहा है। अब आपको क्या करना है, ओम्स लॉ अप्लाई करना है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेसिस्टेंस आपको नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे R का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला इधर आके डिवाइड करेगा तो V डिवाइडेड बाय I, तो ये वाला फार्मूला आपका बन के आ गया, दैट इज R इक्वल टू VI। तो हम रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिक हीटर का। तो वोल्टेज कितना आपके पास दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए 60 वोल्ट है, तो हमने यहाँ पे 60 वोल्ट रख दिया। करंट कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर, तो हमने 4 एम्पियर रख लिया। दोनों को हमने डिवीज़न किया, हमारा कितना रेसिस्टेंस आया, 15 ओम, कितना आया, 15 ओम। तो ये हमारा रेसिस्टेंस निकल गया कि ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसके पास कितना रेसिस्टेंस है, 15 ओम रेसिस्टेंस है। अब फिर देखिए हमने क्या किया, अब क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 120 वोल्ट, पहले कितना था, पहले था 60 वोल्ट, ठीक है, तो पहले 60 वोल्ट था, अब बढ़ा दिए वोल्टेज को। तो करंट फिर से निकालना है, तो करंट निकालने के लिए फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर। तो ऐसी सिचुएशन पर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, I, तो इसको वहीं पे छोड़ देंगे, तो V डिवाइडेड बाई R हो जाएगा इक्वल टू I। तो हमारे पास देखिए ये वाला फार्मूला बन के आ जाएगा, देखिए एक ही फार्मूला से ये सारा चीज़ बन रहा है, V डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ वोल्टेज कितना आपने पुट कर दिया, क्योंकि इस बार वोल्टेज हमने क्या किया था, बढ़ा दिया था, 120 कर दिया था। और रेसिस्टेंस हमारा कितना आ चुका है, तो रेसिस्टेंस हमारा 15 ओम है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमने क्या देखा कि करंट हमारा कितना आया, 8 एम्पेयर आया। अब नोट कीजिए, पहले करंट क्या था, पहले था करंट आपके पास 4 एम्पियर, इस बार करंट कितना हो गया, 8 एम्पियर। करंट बढ़ा कि घटा, बढ़ा। बढ़ गया। अब ओम्स लॉ क्या कहता था, उस पर भी वापस आइए। ओम्स लॉ कहता था V इक्वल टू आई आर, क्या कहता था उसको समझिएगा। क्या कह रहा है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। याद आया ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट में ये बातें आ रही थी, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज हमने पहले 60 वोल्ट रखा,
ठीक है, और उसके बाद हमने वोल्टेज बढ़ा दिया। तो जब 60 वोल्ट इसको मिल रहा था वोल्टेज, तो 4 एम्पेयर करंट था। अभी यहाँ पे क्या हो गया, करंट को जैसे ही मैंने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट भी यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो यही तो ओम्स लॉ कहता है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को सीखा कि अगर आपको ओम्स लॉ याद है, बढ़िया से आपने समझ लिया है, तो V इक्वल टू आई आर से हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। इसीलिए वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि, और जो ग्राफ भी आप देखे होंगे तो ग्राफ में क्या हो गया था, स्ट्रेट जा रहा होगा, क्योंकि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, इसलिए स्ट्रेट ग्राफ बना था। तो ये ओम्स लॉ का पार्ट है और वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक रिवीजन करा दिया है और एक अच्छी तरह से एक आपको ये दोनों क्वेश्चन जो था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये ओम्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और रेसिस्टेंस पर भी था कि रेसिस्टेंस, शुरू वाला क्वेश्चन जब हम लोगों ने देखा कि रेसिस्टेंस बढ़ाने पे करंट का क्या हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है V इक्वल टू आई आर का, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप यहीं से पता लगा सकते हो। तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये 11.5 है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर। तो एक मेटल वायर है जिसका लेंथ, जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, और इस वायर का रेसिस्टेंस कितना है, 26 ओम है, और अभी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। टेम्परेचर को घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी चेंज होने लगता है। तो 1 मीटर लंबा है वायर और उसका रेसिस्टेंस 26 ओम है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.3 mm, कह रहा है कि वायर का जो डायमीटर है वो 0.3 mm है। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा अगर थोड़ा मैथमेटिकली नहीं होंगे तो रोने धोने लगते हैं और कहते हैं कि पापा जी हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है, आप ही लोग के लिए बनाया गया है। इसको क्या बोलते थे फिजिक्स के टर्म में, ये वाला पीछे वाला को क्या बोलते थे एरिया इसको? क्रॉसिंग सेक्शन। इसको हम लोग बोलते थे एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इसी को तोड़ के देखो तो ये एक्चुअली एक सर्किल है। ठीक है, और ये सर्किल चैप्टर अभी आप अगर पढ़े होंगे क्लास 10th में, और एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़े होंगे, तो ये बात आपको समझ में आई कि अगर ये एक सर्किल है, यहाँ पे चदरा काट के हम रखे और इसमें पेंट मार दिए, तो इसको मैथमेटिकली कैसे देखते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर, कि इसमें कितना पेंट खपत होगा अगर हम पूरा ऐसा करें, तो पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें जो है, यहाँ से ये जो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ ये रेडियस होता है और यहाँ से यहाँ ये रेडियस होता है, सेंटर से लेके सर्कम्फ्रेंस तक। तो ये मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, डायमीटर। तो ये पूरा जो स्ट्रेट है ये पूरा क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो डायमीटर आपका यहाँ पे दिया है 0.3 mm दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसे करेगा क्वेश्चन को। यहाँ पे जो वायर है, वायर का लेंथ आपका क्या दे रहा है, 1 मीटर दे रहा है, 1 मीटर। तो यहाँ पे वायर का लेंथ 1 मीटर में है, और डायमीटर अगर आप देखा जाए तो डायमीटर जो है 0.3 mm है। यानी कि सर्किल कितना बड़ा बनेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया का जो है ये कितना है बड़ा, इससे हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये मैथमेटिकली आपको मैंने ब्रीफ नॉलेज दे दिया है। अब देखिए, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी। अब ऐसे सिचुएशन में आपको पता करना है रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल। इस मेटल का रेसिस्टिविटी पता करना है एट दैट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि रेसिस्टिविटी भी क्या होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या है, रेसिस्टिविटी को भी पता करना है ऑफ द मेटल। और आपको टेबल जो आपके बुक में दिया हुआ है 11.2, उसको यूज़ करके, अगर आप एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं तो अगर 11.2 टेबल को देखेंगे तो उसमें देखना है और प्रिडिक्ट करना है कि किस मटेरियल
जो वायर बना हुआ है किस मटेरियल का बना हुआ है। तो यही सब बेसिकली क्वेश्चन है आप में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको मैथमेटिकली थोड़ा उलझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। अभी एक बार आप अच्छे से समरी को समझिएगा, फिर आप कैलकुलेशन कीजिएगा। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेहनत होता है, लेकिन अगर आप कर लीजिएगा तो बेटर होगा आपके लिए, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ कि एक्चुअल में रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, एक ये होता था, एंड रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ करता था। दोनों को जब जोड़ देंगे तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब रेसिस्टेंस ये वाला फित्ता को जब खोल दीजिएगा, यानी कि इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कीजिएगा, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, दैट इज रेसिस्टिविटी। तो ये क्या होगा, रेसिस्टिविटी होगा। तो इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ से रेसिस्टेंस से हम लोगों ने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो रेसिस्टेंस तो आपको दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होगा क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, और इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब क्योंकि हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में किस सवाल का जवाब ढूंढना है, रेसिस्टिविटी का, तो हम रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग फार्मूला को चेंज करेंगे। तो फार्मूला जब हम चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी हमारा इस तरह से कैलकुलेट होगा। कैसे होगा, थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देना चाहता हूँ कि कैसे हुआ। देखिए बच्चों, ये डिवाइड में इधर जाके क्या करेगा, इनटू में, तो आर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इस ओर है इधर ऊपर की तरफ, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा, क्या निकल गया, रेसिस्टिविटी निकल गया। तो देखिए यही हुआ, रेसिस्टिविटी क्या हुआ, आर ए डिवाइडेड बाय लेंथ। इसको सजा दिया गया बस, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे निकाला जाएगा। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को पता करेंगे। यानी कि जो वायर है, ये वायर में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो दिया हुआ नहीं है आपके क्वेश्चन में, आपको सिर्फ डायमीटर दिया है। तो पहले ये पूरा जो एरिया है, जो अभी देखिए मैं लाल कलर से इसको रंग रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, तो ये जो एरिया है इसको आपको फाइंड आउट करना है, इसका एरिया टोटल कितना है। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर। तो आर आपको पता है ही कि कैसे है, और उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का क्या तरीका हुआ, पाई आर स्क्वायर। इसको आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे अपने क्लास 10th में, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो डायमीटर वायर का कितना था, 0.mm था। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही समझाया कि ये जो लेंथ है वो मीटर में है और डायमीटर mm में है। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि यूनिट पहले सेम कीजिए, ये mm में है और ये क्या है, मीटर में है, ये मिलीमीटर में और ये मीटर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो यूनिट है वो सेम करेंगे। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 0.3 है, अब इसको हमने डिवाइड किया 1000 से। अब आपको लग रहा हो कि भाई यहाँ तो माइनस दिखा रहा है, तो देखिए कैसे हुआ, 10⁻³ क्योंकि आपने ये जो है पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 10⁻³ तो यहाँ पर अब mm के जगह पे क्या आ गया, m आ गया, मीटर। तो अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर याद रखिएगा कि अगर mm को मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻³ से, ठीक है, या उसको डिवाइड कर देना है 1000 से, ठीक है। तो मतलब दोनों का सेम ही है। तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा निकल गया डायमीटर। अब डायमीटर निकल गया तो रेडियस कैसे पता करेंगे। तो अब इसको ध्यान से समझिए कि ये सर्कुलर है, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये पूरे को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो इसमें कितना है आपके पास, 2 रेडियस है, 2 रेडियस मिला के क्या हुआ पूरा, अगर सीधा इस तरह से रेडियस होगा तो ये पूरा डायमीटर बनाएगा। तो 2r मिलके क्या बनाता है, डायमीटर बनाता है। तो आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो 2r = d, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल एक रेडियस पता करना है तो d/2, तो रेडियस हमारा कैसे निकल गया, जो डायमीटर उसको 2 से
डिवाइड करेंगे या उसका आधा कर देंगे। तो देखिए रेडियस हमारा कैसे निकलेगा, हम डायमीटर का आधा कर देंगे। तो हमारा डायमीटर कितना है 0.3 टाइम्स 10⁻³ मीटर। अब ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है और इसको डिवाइड कर दिया 2 से। अब 2 से डिवाइड आपने कर दिया तो इसको इससे कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.1415 और 10⁻³ ठीक है। ये कैलकुलेशन में हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सारा जब डेसिमल वेसिमल आता है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही करना होगा आपको। चलिए यहाँ से मेरा निकल गया आर का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें पुट करेंगे। अब जैसे ही पुट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, देखिए इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा लिया है, मतलब 2 बार इसी चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 को तो 2.25 आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 होगा। कैसे होगा, अगर आप इसको फर्दर यहाँ से भी हम लोग डेसिमल पॉइंट को कवर करेंगे और यहाँ पे तो 6 हो ही जा रहा है और 2 यहाँ पे घटा देंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब पाई का जो वैल्यू है, पाई इसका क्या होता है वैल्यू 22/7, ये यूज कर सकते हैं या 3.14 यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका 2 वैल्यू होता है, 22/7 यूज कीजिए या तो 3.14 यूज कर दीजिए। और इसको फिर हम इस पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा इतना मिल जाएगा। अब ये जब आ गया है तो देखिए आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू पता चल गया है, लेंथ ऑफ वायर आपको मालूम ऑलरेडी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए हमारे पास रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ था 26 ओम, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ से पता लगा लिया है, लेंथ कितना है वायर का तो 1 मीटर है। तो अब ये और ये बचा, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.838 टाइम्स 10⁻⁻6 ओम मीटर आ गया। तो ये आ गया क्या चीज़, रेसिस्टिविटी का वैल्यू। और आपको मालूम है कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर हुआ करता है। क्या होगा, ओम मीटर हुआ करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है ये फाइनल आंसर के साथ आ जाता है। अब देखिए अपने टेबल में जाकर, ठीक है, कि किसकी वैल्यू मतलब किसका रेंज 10⁻⁻6 के आसपास में आता है। तो अगर आप अपने बुक में 11.2 जो टेबल दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, द रेसिस्टिविटी मैचेस क्लोजली विथ मैग्नीन, मैग्नीन के साथ ये मैच कर रहा है, मतलब ये वायर कौन सा है, मैग्नीन का बना हुआ है, जिसकी रेसिस्टिविटी 1.84 टाइम्स 10⁻⁻6 ओम मीटर है। तो चलिए इसको हम लोग दिखा भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आके देखिए ये वाला वायर एक्चुअली जो अलाई का पार्ट है ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपका वायर जो है वहाँ पर आपका मैच कर रहा है, मैग्नीज है ना, मैग्नीज ये वाला, ठीक है, 1.84 टाइम्स 10⁻⁻6, ठीक है। तो इस तरह का वायर जो है वो यूज़ किया हुआ है, तो ये टेबल यूज करके आप पता लगा सकते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला। सो इसमें देखिए अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक वायर है, अब उसकी लंबाई कितनी है L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A है, और इस वायर का रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम है। आपको पता क्या करना है, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। अब दूसरा वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, जबकि हम मटेरियल सेम यूज कर रहे हैं, एक ही टाइप का वायर को यूज कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो वायर का लेंथ वो आधा कर दिए और क्रॉस सेक्शन एरिया दोगुना कर दिए, मतलब समझ में आ रहा है, वायर को हम मोटा कर दिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में रेसिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर पतला वायर है और मोटा वायर है तो करंट किस में ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट किस में ज़्यादा फ्लो करेगा, मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था। अगर मान लीजिए कि मतलब एक ही टाइप का वायर है, ठीक है, और इसकी लंबाई इतनी है और दूसरा जो है
ई भी सेम है, लेकिन इस बार मैंने वायर को क्या कर दिया, मोटा कर दिया। तो रेसिस्टेंस किस में कम होगा, इसमें, तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो उसी को समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि उस वायर को हमने क्या किया, आधा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको कवर किया जाएगा। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। रेसिस्टेंस का वो जो फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी के साथ, ये होता है, आपको मालूम है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट के फॉर्म में क्या आ जाएगा, रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो वायर का लेंथ है, जो सेकेंड वायर का लेंथ है, तो सेकेंड वायर का लेंथ जो था हमने क्या कर दिया था, आधा कर दिया, ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। अब क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या हाल था, तो A2 इसको नाम देंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, डबल हो गया था, ठीक है, यानी कि तार मोटा हो गया था। अब यहाँ पे देखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर। अब सेकेंड वायर का अगर हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस निकालने के लिए, तो R2 करेंगे, लेंथ L2 रखेंगे और यहाँ पर A2 रखेंगे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या देखेंगे, L2 का वैल्यू L/2 है, तो यहाँ पे L2 के जगह पे L/2 रख देंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हमारे पास है, 2A है, तो हम यहाँ पे 2A रख देंगे। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर L के जगह पे हमने क्या रख दिया, इस L2 के जगह पे हमने क्या रख दिया, हाफ, मतलब L/2, और क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह पे 2A हमने रख दिया। अब इस तरीके से हमको रेसिस्टेंस जो है क्या मिलेगा, तो आपको मालूम है कि ये वाला इसके साथ नीचे आएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4A में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको देखिए मैं कैसे ठीक करूँगा। L/2 ये डिवाइड है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे रख लीजिए, और यहाँ पे 2A है, तो 2A इस तरह से रखिए। अब ध्यान से देखिए कि L/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, L/4A आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड हमने लिया है वायर, उसमें R2 का वैल्यू कितना निकल गया, इतना निकल चुका है, ठीक है। अब ये निकल गया। अब चलिए हम लोग फर्स्ट वायर की तरफ आते हैं। फर्स्ट वायर में जो था रेसिस्टेंस कितना था, 4 ओम था, ठीक है। और फार्मूला अगर हम लगाते हैं फिर से रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब जिसमें से हम लोग क्या करेंगे कि अब हमको इसमें से निकालना क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि R इक्वल टू, ये फार्मूला का अकॉर्डिंग चल रहा है अभी। R2 का वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो R2 का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, 1/4। 1/4 कैसे, यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग कवर करेंगे। R2 का वैल्यू तो हमारे पास इतना आ चुका है, तो R इक्वल टू रेसिस्टिविटी L/A ये है। तो इस पूरे के जगह पे क्या हम पुट कर सकते हैं, इस पूरे के जगह पे देखिए, तो आप ध्यान से इस पूरे के जगह पर अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, अगर चुक जाएगा तो नहीं जवाब दे पाइएगा। रेसिस्टिविटी L/A, और इसमें हम अभी बाहर कर दे रहे हैं 1/4 को। तो ये जो है रेसिस्टिविटी और जो आपका लेंथ और एरिया है, उसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, उसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसका वैल्यू देता है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस का। देखिए LA R का वैल्यू दे दिया, तो हमने क्या पुट कर दिया, हमने क्या पुट कर दिया, ये वाला को अलग किया, ये वाला को अलग किया, ये वाला को अलग करके क्या रख दिया, R रख दिया, और बचा क्या, 1/4। सो बेसिकली हम लोगों ने देखा 1/4, और अभी जो रेसिस्टेंस R का वैल्यू है वो कितना है, 4 है। दोनों को कैंसिल किए तो कितना निकल गया, 1 ओम निकल गया। यानी कि हम लोगों को इसमें पता क्या करना था, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, यानी कि जो दूसरा वायर है उसका रेसिस्टेंस आपको पता करना था। तो रेसिस्टेंस दूसरा वायर का हम लोगों ने निकाल लिया है, वो कितना है, 1 ओम है। कितना है, 1 ओम है। तो देखिए आपको परेशान नहीं होना है कि मैंने कैसे कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अगर चूक जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि मैंने यहाँ पे कैसे किया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और
देखिए पहला जो था, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो था वायर जो था पहले का, पहले टाइम पे लंबा था, तो उस समय इसका रेसिस्टेंस क्या था, 4 m था। अब हमने क्या किया, लेंथ इसका आधा कर दिया, तो अब रेसिस्टेंस इसका क्या हो गया, इसको हम बड़ा भी तो कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। तो मैंने यही क्वेश्चन शुरू में भी समझाया था थ्योरेटिकल वे में कि अगर वायर मान लीजिए एक पतला है और दूसरा वायर आपके पास क्या है, दूसरा वायर सेम ही टाइप का बना हुआ है और वो मोटा है, तो रेसिस्टेंस कम किस में होगा, मोटा वाले में, यानी करंट इसमें ज़्यादा फ्लो करेगा। तो देखिए जिसको आप यहाँ पे डबल करके उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिए, तो यहाँ पर R2 का वैल्यू क्या हो गया, 1 ओम, यानी रेसिस्टेंस कम हो गया। और पहले वायर जो कि पतला था यहाँ पे, ठीक है, तो उसका कितना था रेसिस्टेंस, 4 ओम था, यानी कि बहुत ज़्यादा था, तो करंट इसमें कम सप्लाई होगा और ये वाला में करंट ज़्यादा सप्लाई होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, तो ये न्यूमेरिकली आपको समझाया गया है। यहाँ पे कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं। क्लियर हो गया, ओके। तो अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन लाइकली हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे, ठीक है, 3 मार्क्स का बेस्ड पे खासकर न्यूमेरिकल्स रहता है, तो ये हो सकता है कि 3 मार्क्स के लिए और मैं क्वेश्चन दे दे, और नहीं तो सीरीज पैरेलल का तो देता ही देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको बढ़िया से कवर कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन करने पे ज़्यादा फोकस कीजिए बच्चों आप लोग, ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जो एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने रखा गया है, और मुझे लगता है कि इन सारे सवालों के जवाब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, किस किस फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। सो बेसिकली इसका जवाब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, और मटेरियल कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो बेसिकली आप ये तमाम पॉइंट्स को लिख सकते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर इस पूरे पॉइंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट सवाल को जवाब को देता है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने न्यूमेरिकल में भी करवाया और पढ़ाते समय भी मैंने इस लेक्चर को बताया था। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि करंट क्या एक जैसा ही फ्लो करेगा, आपके पास एक कैसा वायर है, थिक वायर है, यानी कि एक आपका इस तरह का मोटा वायर है, ठीक है, और दूसरा जो है ये थिन वायर है। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक थिन वायर लिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा देंगे तो थिन बन जाएगा, ठीक है। और ये मटेरियल भी सेम है, मान लीजिए कि ये भी कॉपर वायर है और ये भी कॉपर वायर है, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल सेम है। तो व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, अब दोनों को सेम ही वोल्टेज से जोड़ेंगे। मान लीजिए कि इसमें भी 220 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं और इस वायर में भी हम 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो कह रहा है कि क्या विल द करंट फ्लो मोर इजीली, किस में करंट सबसे इजीली फ्लो करेगा, ये वाला वायर में यानी थिक वायर में या थिन वायर में, और आपको इसका रीज़न भी एक्सप्लेन करना है। क्या इसका जवाब होगा, क्या जवाब होगा, जल्दी बताएं। थिक वायर में करंट इजीली फ्लो करेगा क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, ये भी रीज़न ठीक है इसमें, क्योंकि कॉलिजन नहीं होगा, और अकॉर्डिंग टू आपको रेसिस्टेंस के हिसाब से रेसिस्टिविटी एल बाई ए का आपको देखना है। यहाँ पे क्या है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, उल्टा, यानी कि कम हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा किस में है, इसमें है, तो इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो कर जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो इसका कम हो गया,
यानी ये पतला हो गया वायर, तो इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली करंट क्या होगा, घटेगा। क्लियर? तो ये फार्मूला को आपको यूज़ करना है, ठीक है, ये फार्मूला को यूज़ करके आपको बताना है, बिकॉज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये मैथमेटिकल आंसर आप लिख सकते हैं फार्मूला लिख के, और जो मैंने आपको बताया था, जो भी आपने कहा था, वो भी इजी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। लेट द रेसिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट remains constant while the potential difference across the two ends of the component decrease to half of its former value. What change will occur in the current through it? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कह रहा है कि लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और उसमें रेसिस्टेंस मान लीजिए आर दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। while the potential difference across the two ends of the component decrease to half of its former value. अब कह रहा है कि पहले हम वोल्टेज मान लीजिए कितना दे रहे थे, V, लेकिन बाद में हम वोल्टेज क्या कर दिए, इसका आधा कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, पहले जो भी उसको हम दे रहे थे वोल्टेज, उसका आधा कर दिए। तो व्हाट चेंज विल ऑकर इन करंट, तो आपको ये बताना है कि करंट में किस प्रकार का चेंजेस आएगा। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। अभी मैंने किया था न्यूमेरिकल्स के माध्यम से भी इसको मैंने समझाया था कि एक में आपने वोल्टेज को कहीं बढ़ा दिया था और वोल्टेज कहीं पे कम रखा था, तो करंट पे क्या असर हुआ था, इलेक्ट्रिक हीटर वाला मैंने एग्जांपल भी दिया था। ये क्या इसका जवाब होगा? क्या इसका जवाब हो सकता है, जल्दी बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट इतना लंबा चौड़ा लिख दिया इसलिए बच्चा पहले डर जाएगा इसको देख के। तो देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जाइए, V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, यही होता है। अब आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, यही ना होगा। ठीक है, वोल्टेज घटेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए करंट क्या होगा, जब वोल्टेज आधा हो गया तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, करंट घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा या नहीं घटेगा, घटेगा। घट जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को आपको यहाँ पे समझाना था कि यहाँ पर भी डिक्रीज हो जाएगा, करंट क्या होगा। तो यही आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट, तो करंट क्या होगा, अगर मान लीजिए वोल्टेज को हम घटा दे रहे हैं तो करंट भी घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही बात हो रही है। अब इसको आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज़ फोर्थ क्वेश्चन पे। वाई आर coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? कह रहे हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक टोस्टर बनाते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन बनाते हैं तो इसको हम अलॉय से ही बनाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब मैंने पढ़ाते समय बताया था कि अलॉयज डो नॉट ऑक्सीडाइज, यानी कि वो रिडेली बर्न नहीं करेगा हाई टेम्परेचर पे। इसी कारण से हम लोग जितनी भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं उसको किससे बनाते हैं, अलॉय से बनाया करते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब चलिए आपके पास क्या आता है, फिफ्थ क्वेश्चन आता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज़ द डेटा इन द टेबल 11.2 टू आंसर द फॉलोइंग। आपको अभी अपना टेबल यूज करना है जो भी आपके बुक में एनसीईआरटी में दी हुई है। इसमें कह रहा है कि विच अमंग आयरन मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। बताइए कि आयरन और मरकरी में सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, मतलब करंट को कौन अच्छे से फ्लो करा पाएगा। आयरन। और अगला कह रहा है विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर। तो इसको चलिए हम लोग टेबल यूज करके पता लगाते हैं इन दोनों सवाल का। तो एक था आपके पास क्या चीज़ था, आयरन
का ऑप्शन दिया हुआ था और दूसरा क्या दिया हुआ था, मरकरी का। तो अगर आप देखेंगे तो रेसिस्टेंस तो यहाँ बढ़ते जा रहा है तो करंट कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली आयरन में क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो कर जाएगा। और रहा बात कि सबसे बेस्ट जो कंडक्टर का काम करेगा वो कौन करेगा, सिल्वर, क्योंकि इसकी जो रेसिस्टिविटी है आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सिल्वर को ज़्यादातर यूज करेंगे। और सिल्वर के बाद क्योंकि अब सिल्वर इतना महंगा होता है चांदी वगैरह कि अगर आप सब जगह लगाइएगा तो चोर रातों रात इसको लेके चले जाएंगे, इसीलिए सिल्वर यूज ना करके कॉपर को और एल्युमिनियम को प्रीफर किया जाता है, ताकि चोर लोग इसको चोरी करके ना ले जाए। इसलिए कॉपर का वायर और एल्युमिनियम का वायर आपको कॉमनली देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ये पूरी तरह से अब जो टॉपिक है आपकी वो फिनिश हो चुकी है। और मुझे लगता है कि मैंने जिस डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्वेश्चंस को लिया है और जो न्यूमेरिकल्स को लिया है, यह आपको एक पावरफुल तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझा चुका होगा। अदर टीचर्स क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के ही सारे पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, मैंने उसी पॉइंट्स को लेकर कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास किया है। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो बस आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।